हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर FRMN ID को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम मॉडर्न हाउसिंग नीड्स की बात कर रहे थे कि क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें से हमने 5 आवश्यकताओं के बारे में बात कर ली थी। हम अब आगे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम 6 पॉइंट पर बात करेंगे, जो है स्थान की निरंतरता। ठीक है, अब देखिए, हम जैसे घर की बात कर रहे थे कि हमें आने जाने के अंदर एकदम सुगम स्थान होना चाहिए, बीच में कोई हर्डल नहीं क्रिएट होना चाहिए, घर में प्लेसमेंट चीज़ों का सही होना चाहिए, है ना। इंटर रिलेशनशिप जो होती है या इंटरली कैसे कनेक्टेड होने चाहिए रूम्स, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए घर की। तो देखिए, उसी तरीके से स्थान की निरंतरता भी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो देखिए, कम स्थान को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा खुली योजना का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, देखिए, जैसे कि अगर आप ये पूरा घर है, आप क्या करते हैं, अगर इसे पैक रखते हैं, जिस मीन्स ये भी रूम पैक है, ये रूम भी पैक है, यहाँ पर भी पैक है, यहाँ पर भी पैक है, सब तरफ अगर आप पूरा पैक घर देखेंगे तो आपको बहुत ही छोटा दिखाई देगा ये घर। अगर आप इसके अंदर अगर चाहें तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सपोज़ अगर आपने उसके अंदर कोई 2 या 3 रूम्स बनवाए हैं, तो आप उस मेन डोर के आसपास कहीं से भी आप थोड़ी सी सीढ़ियाँ निकाल सकते हैं, तो आपको एक काफ़ी खुला सा स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो जब ये सीढ़ियाँ निकल आएगी यहाँ से, घुमावदार सीढ़ियाँ, तो ये पूरा स्पेस आपको ओपन मिलता है ना। तो इससे क्या होगा, आपका घर और ज़्यादा खुला और बड़ा होने का आभास होगा। और अगर आप इस घर को देखते हैं तो आपको सिर्फ इतना सा एरिया ही मिल रहा है जो ओपन है, इसमें आप कोई भी फर्नीचर भी अरेंज नहीं कर सकते। ये सारा का सारा स्पेस आपका टोटली वेस्ट जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हो इसकी, तो ये यूटिलाइजेशन भी हो गया और आपको ओपन स्पेस भी मिल गया। अब आप सेकेंड स्टोरी जो है उसके ऊपर आप फिर से कुछ रूम्स को क्रिएट कर सकते हो, तो उससे आपकी नीड फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो नीड है लोचकता। ठीक है, जिसको आप कहते हो ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल चीज़ कैसी होती है कि जैसे आप उससे मल्टीपर्पज़ यूज़ आप उसकी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग होनी चाहिए चीज़। तो इसी तरीके से आपका जो घर है उसमें भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, जो आप घर बनाते हो ना, ठीक है, तो उसको इस तरीके से बना करके डिज़ाइन करना चाहिए कि हो सकता है कि आपको आज प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ उसी रूप में इस्तेमाल आ रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में या फ्यूचर टाइम में आपको थोड़े से बदलाव करने पड़े, तो आसानी से उसके अंदर बदलाव किए जा सकते हो। ऐसा जैसे कि आपने एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, तो आपने इस तरीके से घर को डिज़ाइन कराया था। ठीक है, आपने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनवाई थी, तो इसके नीचे का स्पेस आपने तब ओपन रख दिया था। आपने प्रेजेंट टाइम में उसको ओपन रख दिया और आपने देखा कि वो आपको ऐसे कुछ काम नहीं आ रहा है। फ्यूचर टाइम में आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो नीचे का स्पेस है, यहाँ पर आप फर्नीचर करवा करके और इसको पूरा पैक करवा सकते हैं। ठीक है, सीढ़ियों का ऊपर का एरिया पैक नहीं हो रहा, सीढ़ियों के नीचे की जो जगह होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आपने उसको पैक करके क्या कर दिया, यहाँ पे डोर्स लगवा दी, फर्नीचर करवा दिया। तो अब आपको क्या है कि ये एज ए स्टोरेज भी आपको काम आ रहे हैं, साथ ही साथ ये खुली जगह आपकी वेस्ट भी नहीं जा रही है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, उसका यूज़ कर लिया, है ना। ये हो गई पहली बात फ्लेक्सिबिलिटी की। दूसरी बात कि सपोज़ जैसे कि आपने यहाँ पर जो रूम थे, आपने शुरुआत में इसे बेडरूम बनाया था। ठीक है, और आपने इस रूम को सपोज़ गेस्ट रूम बनाया था। अब आप थोड़े समय से यूज़ कर रहे हैं, पर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, आपको सही नहीं लग रहा है, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इनमें होनी चाहिए कि कल को आप इसे गेस्ट रूम बना सकें और आप इसे बेडरूम बना सकते हैं आसानी से। तो इतनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, किचन आपने बनवाया था और आपने स्टोर हाउस नहीं बनवा पाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर इतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है घर में कि आप चाहें तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा स्पेस बचे कि आप आपके किचन को मॉड्यूलर करवा करके इसमें पूरे में फर्नीचर अरेंज करवा सकें, तो किचन भी छोटा नहीं लगेगा और स्टोरेज भी इसमें प्रॉपरली हो जाएगा। और अगर आप चाहें, आपको ये भी कम लगता है, तो जो आपने सीढ़ियों के नीचे यहाँ पर स्टोरेज का जो काम किया था, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरफ से यहाँ से आप एक छोटा सा गेट रख सकते हैं। ठीक है, तो वो सीढ़ियों के नीचे की तरफ ही खुलेगा, तो आपका जो स्टोर हाउस है या स्टोर रूम है, आप वो सीढ़ियों के नीचे को यहाँ से ओपन नहीं करके और किचन के अंदर से ही उसको काम में ले सकते हैं।
तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कभी आप चाहें तो अगर आपको किचन पसंद नहीं आ रहा है या आपके वास्तु दोष कुछ है तो आप उसको तुड़वा करके उसको एक कमरा बनवा सकें और कमरे की जगह पे आप किचन प्लेस करवा सकें। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हर चीज़ में, ठीक है। या आपको तत्काल ज़रूरत पड़ गई तब भी आप उसको आसानी से बदलाव उसमें कर सकें, ऐसा होना चाहिए। अगली हम नीड की बात करेंगे वो है मकान के क्रिया क्षेत्रों का विभाजन, ठीक है। अर्थात देखो, जब हम घर बनाते हैं ना तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे या घर की जब हम हाउस प्लानिंग कर रहे हैं उस टाइम पर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप घर बनवा रहे हो ना, आपके क्या क्या कार्य करने हैं आपको घर में, उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए घर में, ठीक है। और हर पर्टिकुलर टास्क के लिए पर्टिकुलर प्लेस डिसाइडेड होना चाहिए, जैसे कि वॉशिंग एरिया अलग हो, ठीक है। किचन का एरिया जो होता है वो अलग होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो बालकोनी वाला प्लेस है, ठीक है, वो अलग होना चाहिए। आपका गार्डन का अगर प्लेस है तो वो अलग होना चाहिए, ठीक है। आपको जो गाड़ी खड़ी करने के लिए अगर आपको गैरेज चाहिए तो उसका प्लेस आपका अलग होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई एक स्टोर रूम चाहते हैं अलग पर्टिकुलरली तो उसका स्पेस आपको अलग रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि इन सभी क्रियाओं की वजह से आपके जो दूसरे फंक्शंस होते हैं, दूसरे टास्क होते हैं, वो कभी भी अफेक्ट नहीं होने चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि सपोज़ घर का ध्यान रखें कि देखिए कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है घर में जिसमें काफ़ी शोरगुल होता है, ठीक है। जैसे किचन का काम है ना, उसमें हो गया, वॉशिंग एरिया में हो गया, ठीक है, वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो गेस्ट रूम हो गया है या फिर जो आपका ड्राइंग रूम है, वहाँ पर थोड़ा सा शोरगुल रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो, ये तो शोरगुल वाले प्लेसेस होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो आपको शांत रखने हैं, ठीक है। जैसे बच्चों का स्टडी रूम है, आपका बेडरूम है ना, या जो आपके घर में बुज़ुर्ग व्यक्ति है उनका बेडरूम है, तो ये प्लेसेस बिल्कुल शांत होने चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इनका विभाजन इस प्रकार से करें कि शोरगुल वाले एरिया सारे एक तरफ आ जाए और शांत एरियाज़ वाला जो प्लेस है आपका वो अलग रहे, ठीक है, ताकि इनकी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से डिस्टर्ब ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इनमें पर्याप्त दूरी भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बच्चों का जो रूम है, सपोज़ वो रूम यहाँ पर है तो आपका किचन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। आपका गेस्ट आने का जो या ड्राइंग रूम है वो आपका ड्राइंग रूम यहाँ होना चाहिए, ताकि बच्चे की पढ़ाई है ना तो वो किचन से अफेक्ट हो, ना आने वाले किसी गेस्ट से वो अफेक्टेड हो, ठीक है। इसका ध्यान रखना है उनको। अगली नीड है वो है मितव्ययता, ठीक है। देखिए, जब भी आप घर बनवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि पैसे का हमको सही यूज़ करना है, पैसे को हमको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। वेस्टेज ऑफ मनी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अ बिग नो, ठीक है। हमेशा मितव्ययी होने का ध्यान रखें। देखिए, आप जब भी चीज़ें यूज़ करते हैं जो भी घर में, तो वो भी ध्यान रखें कि आपको सही रेट पर अवेलेबल हो रही है, ठीक है। अच्छा, घर जो आप बनवाते हैं तो उसमें आपको प्रॉपरली वेंटिलेशन रखना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन होगा ना तो आपको घर में सफोकेटेड फील नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर लाइट, ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रॉपर लाइटिंग रहेगी ना तो हमारे घर में क्या है, नेचुरल लाइट जो होगी ना वो घर में प्रवेश करेगी, तो उससे क्या होगा कि आपको डे टाइम में, ठीक है, इन आर्टिफिशियल लाइटिंग की या आर्टिफिशियल लाइट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और नाइट टाइम जब रहता है तो उसमें तो हमें लाइटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो डे टाइम में प्रॉपरली आपके रूम में या आपके हॉल में, आपके घर में इतनी रोशनी आनी चाहिए कि आपको किसी भी आर्टिफिशियल या इलेक्ट्रिकल लाइट की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो क्या है उससे कि अगर कभी सपोज़ घर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी या पावर कट हो गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि आपको अंधेरे में रहना पड़े और आप आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाओ, ठीक है।
तो आपका जो दैनिक क्रियाकलाप है वो उससे कोई भी अफेक्ट नहीं होंगे अगर घर में प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन होगा तो ऐसा रखना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका घर है उसमें जो आने जाने का स्पेस होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे कि ऐसा नहीं कि किचन से बच्चे के रूम तक जाने तक या फिर बेडरूम तक जाने में आपको बहुत लंबा स्पेस आपको तय करना पड़े, तो उससे क्या है कि वो हमारे लिए काफ़ी दूरी वाला हो जाता है। कई बार कुछ सामान कैरी करना हो, कभी आपकी तबीयत ठीक ना हो, है ना, तो या कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए हमको। नेक्स्ट नीड है बाह्य स्वरूप। बाह्य स्वरूप, अब देखिए जो भी आपका घर डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है, जो उसका एक्सटीरियर होता है, ठीक है, उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वो भी दिखने में सुंदर हो। ऐसा नहीं है कि आपने घर को सिर्फ अंदर से अच्छा बनाने में, अंदर सारी फैसिलिटीज़ देने में, सारी नेसेसरी कामों को फुलफ़िल करने के लिए आपने सारी फैसिलिटीज़ दे दी, सारा ध्यान रखा, लेकिन आपने बाहर से उसके एक्सटीरियर पर ध्यान दिया ही नहीं है, ठीक है, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है ना। तो देखिए जो घर है आपका, ये हाउस, ये एक सही अनुपात में बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, इसका सही अनुपात में डिवीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अजीब तरीके से, मतलब एक तो आपका प्लॉट भी टेढ़ा बांका सा है, ठीक है, कुछ अजीब तरीके से है, रूम है, कोई रूम बिल्कुल छोटा है, कोई रूम बहुत बड़ा दे रखा है, तो मेजरमेंट्स जो होते हैं वो भी उनके इक्वल और सही होने चाहिए, तो वो क्या है, समान रूप से देखने में अच्छा लगता है। और बाहर से भी अगर घर को आप बना रहे हैं तो ये जो इनके डोर्स हैं, ठीक है, जो विंडोज़ हैं, ठीक है, या जो वेंटिलेशंस हैं, ठीक है, ये प्रॉपर होने चाहिए, ताकि क्या है कि वो देखने में अटपटे नहीं लगे। ऐसा है कि घर का दरवाज़ा बहुत ही छोटा है या फिर कुछ 2 विंडोज़ आपने नीचे बनवा रखी है, 2 विंडोज़ ऊपर बनवा रखी है, तो वो देखने में बहुत ही भद्दा और अजीब सा लगता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप घर बनवाते हैं ना, तो उसको प्रॉपर तरीके से समानुपात में उसको बनवाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऊपर वाली मंजिल भी बनवाते हैं ना, अगर नई स्टोरी भी अगर आप उस पर बनाते हैं तो उसका भी ध्यान रखें कि उसको भी आप किस तरीके से डिज़ाइन करवा रहे हैं, उसका अनुपात ध्यान में रखें, साथ ही उसके खिड़की दरवाज़ों का ध्यान रखें। और जो घर की हाइट होती है, तो जैसे अगर आपने नीचे की ग्राउंड बेसिस की अगर आपने हाइट 10 फीट तक ली है, तो ऊपर वाले की भी हाइट आपको इतनी ही लेनी चाहिए। अगर आप उससे कम लेंगे तो वो दिखने में अजीब दिखेगा, ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला है भीतरी स्वरूप, ठीक है। देखिए बाहर आपने अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन अगर अंदर आपने फैसिलिटीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो वो भी एक आपकी भूल हो सकती है, ठीक है। और देखिए घर बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है, कोई छोटा काम नहीं है जिससे कि आप बार बार कर सकें, ठीक है। तो देखिए अंदर की घर की जब हम बात करते हैं तो अंदर की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो गया, स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, साथ ही साथ वहाँ की साज सज्जा से भी ये रिलेटेड होता है, ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है ना। तो देखिए उसको सजाना संवारना भी अच्छे से चाहिए आपके घर को, वो भी घर के सदस्यों के अनुरूप, सबकी इच्छा के अनुसार ऐसा काम आपको करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो पर्सनल स्पेसेस हैं वो आप हर व्यक्ति अपने तरीके से उसको सजा सकता है, और जो कॉमन प्लेसेस हैं घर के या कॉमन एरियाज़ हैं जिनको सभी शेयर करते हैं, तो उसको सभी की पसंद से सजाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे कि आप घर को कलर कराना है, फर्नीचर अरेंजमेंट करना है, ठीक है, और फर्नीचर में आप कैसी सनमाइका का कलर ले रहे हैं, घर की जो ड्रेपरीज है इसका कलर कैसा है, घर में जो आप अपहोल्स्ट्री यूज़ कर रहे हैं उसका कलर कैसा है, तो इन सभी कॉम्बिनेशंस को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होती है, आपके घर की जो सुंदरता होती है ना, ठीक है, ब्यूटी जो होती है वो क्या होती है, इन्हेंस हो जाती है, ठीक है, और आने वाले व्यक्ति को भी वो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा, आपने आपके घर को बहुत सुंदर बनवा दिया, ब्यूटी बहुत इन्हेंस करा दी, कलर कॉम्बिनेशन का भी बहुत ध्यान रखा, फैसिलिटीज़ भी सारी कराई, लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया है तो वो भी क्या करती है, हमारे भीतरी स्वरूप को खराब कर देती है। आप उसकी प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं करते हैं, ठीक है,
तो भी वो क्या करेगा, उस भीतरी स्वरूप को खराब कर देगा, है ना। तो क्लीनलीनेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, घर का मेंटेनेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसके ऊपर भी बराबर ध्यान देंगे तो आपके घर के जो आंतरिक स्वरूप है या जो इंटीरियर है डिज़ाइनिंग, उसको आप बहुत ही सुंदर मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, अगला और हमारा लास्ट पॉइंट इसमें आता है वो है स्वावलंबी। ठीक है, तो देखिए आजकल क्या है, बहुत ही महंगाई का टाइम चल रहा है ना। बहुत महंगाई होने की वजह से क्या है कि घर की देखो जो घर की मेंटेनेंस है, घर की कलर का काम होता है, ठीक है, या फर्नीचर का काम होता है, तो ये बहुत ही महंगा हो रहा है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका मकान ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर छोटे मोटे खर्चे हैं ना, वो आप अपने आप ही ये घर से आप निकाल सको। अर्थात आप जब घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो ना, तो आप चाहो तो घर का प्लॉट एरिया में से लगभग 3/4 में आपने अपना घर बना लिया और 1/4 एरिया के अंदर आपने रेंट पर्पस से आपने कंस्ट्रक्शन करवा दिया। ठीक है, तो अब आप घर को आपके रेंट दे देंगे, इससे जो आपका रेंट आता है उससे आप आपके घर का मेंटेनेंस, घर की सजावट, ब्यूटी को आप इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके 2 पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। पहला तो ये कि आपको पैसा भी मिल रहा है, दूसरा ये कि आपके घर की देख रेख भी हो जाती है। किसी दिन अगर आप कहीं बाहर जाना पड़े, आप अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, तो आपके घर के पीछे सुरक्षा का ध्यान भी रह जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में घर की साफ़ सफाई जो होती है वो भी मेंटेन हो जाती है ना। तो आपको क्या है कि वैसे किसी एक सिक्योरिटी गार्ड की या सिक्योरिटी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो हमें इस चीज़ पॉइंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम हमारी जो हाउसिंग नीड्स हैं इनको अच्छे से फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, और हमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक अलग टॉपिक पर। आपने दोनों वर्ड सुने हैं, हाउस और होम। हम कई बार समझ नहीं आता कि हम हाउस किसे कहें, हम होम किसे कहें, है ना। ऐसा होता है हमारे साथ में। ठीक है, तो देखिए वास्तव में अगर ऐसा देखा जाए, अगर हम जनरली देखें तो इन दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखो तो इन दोनों शब्द में, ये इन दोनों वर्ड में काफ़ी अंतर है। ठीक है, देखिए जो घर होता है या होम जिसे हम कहते हैं ना, इसे हम हिंदी में घर कहते हैं, लेकिन हाउस को हम हिंदी में मकान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए होम जो है इसमें जो आपका फैमिली लाइफ है, ठीक है, उसका एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर लोग सभी एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इमोशनली अटैचमेंट होता है इन लोगों के अंदर, वो आपका घर कहलाता है, होम कहलाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि आपका प्रेम आ गया, ठीक है, दया आ गई, सहानुभूति आ गई, एक दूसरे के प्रति घर के सभी मेंबर्स की आपस में एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो गई, सहयोग की भावना हो गई, है ना, मित्रता की भावना है, ठीक है, स्नेह की भावना है। तो ये सभी जो भावनाएं होती है ना, वो घर के अंदर होती है फैमिली में कि सभी मेंबर्स के बीच में। तो ये आपका होम कहलाता है। ठीक है, और एक वो स्थान है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसे आप कहते हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसे आप कहते हो ना, वो इस घर के अंदर होता है। ठीक है, इसमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है, अच्छी परिस्थितियाँ मिलती है जिससे कि व्यक्ति अपना प्रॉपरली डेवलपमेंट कर सकता है और इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं लोग। लेकिन जब हम हाउस की बात करते हैं ना, तो उसमें आप देखोगे कि जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, भौतिक सुख सुविधाएं उस घर में अच्छी होंगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ में ये जो मकान होते हैं ना, ये देखो सुरक्षा की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से अच्छा होगा। ये मकान जो होगा मिट्टी, चूने, ईंट, सीमेंट, लोहे, इन सब से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो देखो अगर मकान की जब हम बात करें तो लंबे समय तक रहते रहते लोगों के अंदर आपस में एक जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो एक लंबे समय के बाद बनता है। लेकिन जो होम है वहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस घर को आप ईंट, चूने, पत्थर या लोहे इनसे बना हुआ आप नहीं मानते हो, घर को हम इमोशन से बना हुआ मानते हैं।
ठीक है। हमारे सभी जो भाव होते हैं, ठीक है, इन सभी से या हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ हम मानते हैं। लेकिन जब हम हाउस की बात करते हैं तो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, मकान का मतलब ये हो गया जैसे कि आप किसी होटल में जा कर के रह रहे हो, आप 2 दिन के लिए रहे, 4 दिन के लिए रहे और आप वहाँ से छोड़ करके चले आए, वहाँ पर आपकी यादें नहीं बसी हुई होती हैं। लेकिन जो होम होता है उसमें हमारी यादें बसी हुई होती हैं, यादों से जुड़ा होता है। जब आप किसी हाउस को छोड़ करके आते हो ना, तो कभी आपको उसकी याद नहीं आती। जैसे आप कभी होटल में गए, ठीक है, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की फैसिलिटीज़ से आप कभी याद कर लो, लेकिन आप बार बार उस जगह पर जाना पसंद करो या बार बार उसको याद करो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो हमारा होम है, हमारा घर है, जब हम इसे छोड़कर आते हैं तो हमें बार बार इसकी याद आती है ना। इसे हम घर कहते हैं। जैसे कि आप रेंट पर जब रहते हो ना, तो वो आपके लिए एक हाउस होगा, ठीक है। सब भौतिक सुख सुविधाएं मिली, आपने आपका पर्पस पूरा किया, आप वहाँ पर रह लिए, ठीक है, आपने रिलेशंस भी मेंटेन कर लिए, और जब आपको वहाँ से मूव करना पड़ा तो आपको कोई दुख नहीं हुआ, आप मूव करके आ गए। लेकिन जब घर की आप बात करते हो, आप वहाँ आपने अपने हाथों से उस घर को बनाया, सालों से आप वहाँ रह रहे हैं, लेकिन किसी वजह से, जैसे कि किसी बड़े कर्जे की वजह से या किसी बड़े खर्च की वजह से या नुकसान की वजह से अगर आपको आपका घर बेचना पड़ता है, ठीक है, तो क्या है, उसे छोड़ने में आपको बहुत ही दुख का अनुभव होता है ना। आप अच्छा फील नहीं करते हो, आप बहुत दुखी हो जाओगे उस घर को छोड़ने की वजह से, है ना। तो ये चीज़ होती है जब हमारा होम को छोड़ते हैं तब। तो इस तरीके से हाउस और होम में अगर शब्दों का देखा जाता है ऐसा कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब हम इसको गौर से देखते हैं, इसके मतलब को समझते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हमने हाउसिंग नीड्स के बारे में बात करी कि कौन कौन सी नीड्स हैं, सभी नीड्स को डिस्कस किया है, और हाउस और होम के अंतर को भी के बारे में भी बात करी है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।